रात के 2:30 बज रहे थे। पटना के बोरिंग रोड चौराहे के पास एक छोटे से कमरे में टेबल लैंप जल रहा था। 27 साल का रोहन सिर पकड़े बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था जिसमें 7 टैब्स एक साथ एक्टिव थे। एक तरफ नौकरी के फॉर्म्स, दूसरी तरफ किसी बड़ी कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू और पीछे यूट्यूब पर कोई मोटिवेशनल वीडियो आधा रुका हुआ था। रोहन की आंखों में जलन हो रही थी, पर नींद कोसों दूर थी। उसने हाथ बढ़ाकर पास रखा फोन उठाया, बिना किसी वजह के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगा। फिर अचानक होश आने पर उसे बंद किया और खुद को कोसने लगा। क्या कर रहा है यार तू? ऐसे बनेगा सीईओ? एक काम ढंग से नहीं होता तुझसे। ये रोहन की हर रात की कहानी थी। पटना जैसे शहर में रहकर, जहां हर दूसरा लड़का किसी न किसी परीक्षा या सपने के पीछे भाग रहा था। रोहन के इरादे बहुत बड़े थे। वह किसी आम नौकरी में सिमट कर नहीं रहना चाहता था। उसका सपना एक दिन खुद की बड़ी कंपनी खड़ी करने का, एक सीईओ बनने का था। लेकिन हकीकत यह थी कि वह पूरे दिन में एक भी काम तसल्ली से और पूरी शिद्दत के साथ खत्म नहीं कर पा रहा था। जब वह पढ़ने बैठता तो 5 मिनट में उसका ध्यान भटक जाता। जब वह कोई नया आइडिया सोचने बैठता तो फोन की एक नोटिफिकेशन उसे अगले 2 घंटे के लिए किसी भूल भुलैया में गायब कर देती। दिन बीत रहे थे और रोहन के भीतर का खालीपन गहराता जा रहा था। सुबह जब वह गांधी मैदान में दौड़ने जाता तो आसपास के लोगों को देखकर उसे लगता कि सब आगे बढ़ रहे हैं, बस वही एक जगह थमा हुआ है। घर से पापा का फोन आता तो वह ठीक से बात नहीं कर पाता। उनका सिर्फ इतना पूछना, और रोहन क्या चल रहा है बाबू? कुछ बात आगे बढ़ी। रोहन के सीने में तीर की तरह चुभता था। उसे लगने लगा था कि शायद उसमें ही कोई कमी है। शायद उसका दिमाग ही ऐसा है जो कभी किसी एक चीज पर टिक नहीं सकता। वह हर काम शुरू तो बड़े जोश से करता, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका दम फूल जाता। एक शाम भारी मन से वह पटना सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ निकल गया। वहां की शांति में शायद उसे थोड़ी राहत मिले। अलमारियों के बीच से गुजरते हुए उसकी नजर एक कोने में रखी किताब पर पड़ी। कवर पर साधारण अक्षरों में लिखा था डीप वर्क और नीचे लेखक का नाम था कैल न्यूपोर्ट। रोहन ने यूं ही पन्ने पलटने शुरू किए। उसमें लिखा था कि आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती चीज है बिना भटकाव के पूरे ध्यान से काम करने की काबिलियत। रोहन को लगा जैसे कैल न्यूपोर्ट ने सीधे उसकी आत्मा में झांक कर यह किताब सिर्फ उसी के लिए लिखी हो। किताब कह रही थी कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम में टैलेंट नहीं है, समस्या यह है कि तुम शैलो वर्क यानी सतही काम के दलदल में फंसे हो, जहां ध्यान हर पल बंटता रहता है। रोहन ने किताब को अपने पास रख लिया और उसी रात से उसने अपनी जिंदगी को बदलने की जंग शुरू की। उसने तय किया कि वह अब सोशल मीडिया और इस बिखरे हुए ध्यान की गुलामी नहीं करेगा। पहले दिन उसने सुबह 4 घंटे का एक ब्लॉग बनाया, फोन को पूरी तरह स्विच ऑफ करके अलमारी के अंदर डाल दिया और लैपटॉप पर सिर्फ एक जरूरी टैब खोलकर बैठ गया। शुरुआती आधे घंटे तो ठीक रहे, लेकिन उसके बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे। रह रहकर उसका हाथ उस जगह जाता जहां फोन रखा होता था। दिमाग में अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे कोई नशा छूट रहा हो। वह 2 घंटे भी नहीं टिक पाया और हार मानकर अलमारी से फोन निकाल लिया। उस दिन वह खुद पर बहुत रोया। उसे लगा कि वह अपनी आदतों का इतना बड़ा गुलाम बन चुका है कि अब कभी सुधर नहीं सकता। लेकिन अगले दिन उसने फिर हिम्मत जुटाई। उसने कैल न्यूपोर्ट की उस बात को याद किया कि ध्यान लगाना एक कसरत की तरह है। पहले ही दिन कोई भारी वजन नहीं उठा सकता। रोहन ने अपनी रणनीति बदली। उसने तय किया कि वह अपने पूरे दिन का एक सख्त शेड्यूल बनाएगा, जिसमें हर एक मिनट का हिसाब होगा। उसने अपने दिन को ब्लॉक्स में बांट दिया, कब सोचना है, कब पढ़ना है और कब आराम करना है। इस बार उसने अपने कमरे के दरवाजे पर लिख दिया, परेशान न करें। धीरे धीरे उसने डीप वर्क के अलग अलग तरीकों को आजमाना शुरू किया। उसने खुद को पूरी तरह से दुनिया से काटने के बजाय एक नया तरीका चुना, जिसे किताब में बाय मॉडल या रिदमिक अप्रोच कहा जाता है। उसने अपने दिन के शुरुआती 4 घंटे एकदम पवित्र बना दिए। उन 4 घंटों में कोई ईमेल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई बातचीत नहीं। बाकी के दिन में वह दुनिया के लिए उपलब्ध रहता। जब उसने यह करना शुरू किया
तो उसे समझ आया कि बोरियत से भागना ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। पहले जब भी वह बोर होता फोन उठा लेता था, अब उसने बोरियत को गले लगाना सीख लिया। जब काम के बीच में उसका दिमाग थक जाता तो वह स्क्रीन देखने के बजाय चुपचाप खिड़की के बाहर देखता या सिर्फ सांसों पर ध्यान देता। इससे उसके दिमाग को वापस गहरी एकाग्रता में जाने की ताकत मिलने लगी। सफर आसान नहीं था। एक हफ्ते सब कुछ बहुत शानदार चलता। वह घंटों तक डूबकर काम करता और उसे लगता कि वह जंग जीत चुका है, लेकिन तभी कोई पुराना दोस्त आ जाता या घर की कोई परेशानी सामने आ जाती और अगले 3 दिन उसका पूरा रूटीन बिखर जाता। वह फिर से उसी पुराने ढर्रे पर आ जाता जहां पूरा दिन बस रील्स देखने में निकल जाता। ऐसी रातों में वह कमरे में चक्कर काटता, खुद को कोसता, दीवारों पर हाथ मारता। लेकिन अब उसमें और पुराने रोहन में एक फर्क था। वह अब हार मानकर बैठता नहीं था। वह कैल न्यूपोर्ट की इस सीख को समझ चुका था कि अपने काम के नतीजों पर हमारा सीधा बस नहीं होता। हमारा बस सिर्फ इस बात पर होता है कि हम कितनी गहराई और अनुशासन से उस काम को कर रहे हैं। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक चार्ट लगा दिया जहां वह हर उस दिन को क्रॉस करता जिस दिन उसने बिना भटकाव के 4 घंटे काम किया था। महीने बीतते गए और पटना की उस उमस भरी गर्मी में एक छोटे से कमरे के अंदर रोहन का एक नया जन्म हो रहा था। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह अपने काम की क्वालिटी को माप रहा था। उसने अपने उन 4 घंटों में किए गए काम का एक सख्त बही खाता बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। अब उसे हर 5 मिनट में फोन देखने की तलब नहीं उठती थी। जब वह बैठता तो शब्द, आइडियाज और प्लानिंग उसके दिमाग में वैसे ही तैरने लगते जैसे कोई माहिर तैराक पानी में तैरता है। तभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी आई। एक बहुत बड़े बिजनेस कंपटीशन और फंडिंग के लिए उसे अपना एक स्टार्टअप आइडिया और पूरा बिजनेस मॉडल सबमिट करना था। समय सिर्फ 7 दिन का था और काम इतना ज्यादा था कि सामान्य तौर पर उसे करने में 1 महीना लग जाता। पूरे पटना के सबसे बेहतरीन दिमाग उस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे थे। रोहन के पास घबराने का भी वक्त नहीं था। उसने दुनिया से अपना नाता पूरी तरह तोड़ लिया। उसने खुद को मोक मोड यानी एक साधु की तरह पूरी तरह से एकांत में झोंक दिया। उन 7 दिनों में रोहन सुबह 3 बजे उठता। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती या हल्की लाइट जलती। वह बिना किसी बाहरी शोर के, बिना किसी सोशल मीडिया के लगातार 7-8 घंटे तक अपने आइडिया पर काम करता। जब उसका दिमाग पूरी तरह थक जाता तो वह ड्रेन आउट महसूस करता, लेकिन वह रुकता नहीं। वह कैल न्यूपोर्ट के उस ख्याखिरी और सबसे बड़े संदेश को जी रहा था कि एक बेहतरीन और सफल जिंदगी सिर्फ इस बात से नहीं बनती कि आप क्या हासिल करते हैं, बल्कि इससे बनती है कि आप अपने दिमाग की पूरी क्षमताओं को निचोड़कर किस हद तक किसी चीज के निर्माण में डूब सकते हैं। वह अपनी पूरी ऊर्जा, अपना सारा दर्द, अपनी सारी बेबसी को उस एक प्रोजेक्ट में डाल रहा था। वह थका हुआ था, उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी शांति और गहरा आनंद था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया था कि किसी काम में पूरी तरह खो जाना असल में कैसा होता है। 7वें दिन की शाम को जब उसने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो उसे इस बात का डर नहीं था कि वह जीतेगा या हारेगा। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चीज बना दी थी। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। रोहन का आइडिया न सिर्फ सिलेक्ट हुआ, बल्कि उसे उस कंपटीशन में टॉप रैंक मिली। उसे अपनी कंपनी शुरू करने के लिए शुरुआती फंडिंग की मंजूरी मिल चुकी थी। पटना के उसी बोरिंग रोड के कमरे में जब उसके पास कंफर्मेशन का ईमेल आया तो उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वह तुरंत उछलकर नाचने नहीं लगा, न ही उसने सोशल मीडिया पर कोई स्टेटस डाला। उसने चुपचाप लैपटॉप बंद किया, अपनी चप्पल पहनी और गांधी मैदान की तरफ टहलने निकल गया। आज रोहन एक कंपनी का मुखिया है। वह उस रास्ते पर चल पड़ा है जिसका सपना उसने देखा था। लेकिन आज भी वह कोई सुपर हीरो नहीं है। आज भी कभी कभी उसका मन भटकता है। आज भी कभी कभी आलस उसे घेरने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसे पता है कि खुद को वापस खींचकर उस गहराई में कैसे ले जाना है। वह अब भीड़ का हिस्सा नहीं है,
जो हर चमकती हुई चीज के पीछे भागती है। उसने समझ लिया है कि इस शोर शराबे से भरी दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी और सबसे बड़ा सुकून सिर्फ और सिर्फ गहराई में उतरने से ही मिलता है। सच तो ये है कि हमारे हाथ में जो ये छोटा सा फोन है, ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है। ये हमारे ध्यान को चुराने वाला सबसे बड़ा चोर है। हम सब हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपनी सोचने और कुछ बड़ा करने की ताकत को खो रहे हैं। लेकिन जिस दिन तुम इस शोर को पीछे छोड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद करके किसी एक काम में खुद को पूरी तरह से मिटा देने का हुनर सीख लोगे, उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि असली जादू किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं है। असली जादू तो उस काम की गहराई में खुद को खो देने में है।